अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को सिर्फ 300 लोगों ने कई दिनों तक रोक कर रखा था, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन करीब 2500 साल पहले एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसने सिर्फ यूनान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें पता था कि वे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आज भी जब दुनिया बहादुरी की मिसाल देती है तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं स्पार्टा के 300 योद्धा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य एक छोटे से यूनानी राज्य पर हमला करने क्यों निकल पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले। उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था फारसी साम्राज्य। उसका विस्तार इतना विशाल था कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कई हफ्ते लग जाते थे। आज के ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और एशिया के कई बड़े हिस्से उसके अधीन थे। जहां तक नजर जाती वहां फारस का झंडा लहराता था। उस साम्राज्य के पास बेहिसाब दौलत थी, लाखों सैनिक थे और ऐसे राजा थे जिनके सामने बड़े बड़े शासक भी सिर झुका देते थे। लेकिन दूसरी तरफ था यूनान। यूनान कोई एक देश नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। वहां कई छोटे छोटे नगर राज्य थे। हर शहर का अपना राजा, अपनी सेना और अपने कानून थे। कई बार ये राज्य आपस में भी लड़ते रहते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे एथेंस और स्पार्टा। एथेंस अपनी बुद्धि, कला और लोकतंत्र के लिए जाना जाता था। लेकिन स्पार्टा बिल्कुल अलग था। वहां एक लड़के का बचपन जैसा होता ही नहीं था। सिर्फ 7 साल की उम्र में बच्चों को परिवार से अलग कर दिया जाता था। फिर शुरू होती थी ऐसी कठोर ट्रेनिंग जिसमें दर्द, भूख, ठंड और मौत सब कुछ रोज का हिस्सा था। उन्हें सिखाया जाता था कि डरना नहीं है, रोना नहीं है, और अगर देश के लिए मरना पड़े तो मुस्कुराते हुए मरना है। स्पार्टा के लिए जीत महत्वपूर्ण थी, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा। उधर फारसी साम्राज्य लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकते जा रहे थे। जिसने विरोध किया उसे कुचल दिया गया। फारस के सम्राट को अब लगता था कि पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां लोगों ने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। वह जगह थी यूनान। यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने आने वाले कई वर्षों तक इतिहास की दिशा बदल दी। फारस ने पहले भी यूनान को हराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसी हार मिली जिसकी चोट उसके राजमहल तक महसूस हुई। उस हार को फारस कभी भूल नहीं पाया, और उसी हार का बदला लेने के लिए एक नया राजा तैयार हो रहा था। एक ऐसा राजा जो सिर्फ जीत नहीं चाहता था, वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेक दे। उसका नाम था ज़र्क्सीस, और उसके एक फैसले ने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके रास्ते में सिर्फ एक छोटी सी सेना नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे अमर कहानी उसका इंतजार कर रही थी। ज़र्क्सीस, एक ऐसा नाम जिससे उस दौर की आधी दुनिया कांपती थी। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बेटे की भी थी जो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करना चाहता था। ज़र्क्सीस के पिता थे महान फारसी सम्राट। उन्होंने अपने साम्राज्य को इतनी तेजी से फैलाया कि लोग उन्हें लगभग अजेय मानने लगे थे। लेकिन एक जगह उन्हें ऐसी हार मिली जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। वह थी यूनान की धरती। कुछ साल पहले फारसी सेना ने यूनान पर हमला किया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि यह लड़ाई कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यूनान के एक छोटे से शहर एथेंस ने अपनी संख्या में बहुत छोटी सेना के बावजूद फारसी सैनिकों को हरा दिया। यह हार सिर्फ युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि फारसी साम्राज्य के घमंड पर सीधा वार थी। कहा जाता है कि इस हार का दर्द डेरियस अपने आखिरी दिनों तक नहीं भूल पाए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, और फारसी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा उनका बेटा ज़र्क्सीस। शुरुआत में ज़र्क्सीस ने कुछ समय तक साम्राज्य के अंदर चल रहे विद्रोहों को खत्म किया। लेकिन जैसे ही अंदरूनी हालात शांत हुए, उसके मन में एक ही बात बार बार घूमने लगी। यूनान, वह जगह जिसने उसके पिता को हराया था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया देखे, फारस हारता नहीं है, अगर कभी हारता भी है तो उससे कई गुना बड़ी ताकत के साथ वापस लौटता है। और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे विशाल सैन्य तैयारियों में से एक। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में संदेश भेजे गए। हर प्रांत अपने सबसे अच्छे सैनिक भेजे। कुछ घुड़सवार थे, कुछ तीरंदाज, कुछ भाले लेकर लड़ते थे, तो कुछ तलवारों के उस्ताद थे। फारसी सेना सिर्फ फारस के लोगों से नहीं बनी थी, उसके साथ साम्राज्य के दर्जनों देशों के सैनिक भी थे। हर किसी की वर्दी अलग, हथियार अलग, भाषा अलग, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था, यूनान। इतनी बड़ी सेना को सिर्फ इकट्ठा करना ही आसान नहीं था। उनके लिए खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, हजारों घोड़े, सैकड़ों जहाज और महीनों तक चलने वाला सामान। इतिहासकार आज भी इस बात पर एकमत नहीं है कि ज़र्क्सीस की सेना में कुल कितने सैनिक थे। अलग अलग प्राचीन स्रोत अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं, यह उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी।
ज़र्क्सीस ने सिर्फ सेना नहीं बनाई, उसने रास्ते भी बनवाए। जहां नदी रास्ते में आए वहां पुल बनवाए गए, जहां समुद्र ने रास्ता रोका वहां जहाज़ों को जोड़कर अस्थायी पुल तैयार किए गए। उसकी तैयारी देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरी धरती ही उसके लिए रास्ता बना रही हो। उधर यूनान में खबरें पहुंचनी शुरू हो चुकी थीं। फारस फिर आ रहा है। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे नई खबरें आने लगीं, लोगों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। गांव खाली होने लगे, व्यापारी अपना सामान समेटने लगे, लोग अपने परिवारों को सुरक्षित जगह भेजने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर फारसी सेना सच में आ गई तो उसके सामने टिकना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। यूनान खुद एकजुट नहीं था। हर नगर राज्य की अपनी राजनीति थी। कुछ लोग लड़ना चाहते थे, कुछ समझौता करना चाहते थे, और कुछ को लगता था कि फारस से टकराना आत्महत्या होगी। ऐसे समय में पूरे यूनान की नज़र एक जगह जाकर रुकी, स्पार्टा। अगर कोई सेना खुली लड़ाई में फारस का सामना कर सकती थी तो वह सिर्फ स्पार्टा थी। लेकिन स्पार्टा के अपने नियम थे। वहां बिना परंपराओं और धार्मिक आदेशों के राजा पूरी सेना लेकर युद्ध पर नहीं निकल सकता था। समय बहुत कम था और दुश्मन हर दिन करीब आता जा रहा था। अब फैसला करना था, क्या यूनान झुक जाएगा या फिर कोई ऐसा खड़ा होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना की आंखों में आंखें डालकर कहे, यहीं रुक जाओ। और इसी पल स्पार्टा के राजा लियोनिदास ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देगा। स्पार्टा के राजा लियोनिदास जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला। सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी सेना लगातार यूनान की तरफ बढ़ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ खतरा और बड़ा होता जा रहा था। लेकिन उसी समय स्पार्टा में एक बड़ी समस्या थी। वहां धार्मिक उत्सव चल रहा था। स्पार्टा के कानून के अनुसार उस समय पूरी सेना को युद्ध के लिए नहीं भेजा जा सकता था। अगर नियम तोड़े जाते तो लोग मानते कि देवता उनसे नाराज हो जाएंगे। यूनान के दूसरे नगर राज्य लगातार संदेश भेज रहे थे, वे मदद मांग रहे थे, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। लियोनिदास के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो नियमों का इंतजार किया जाए या फिर बहुत छोटी सेना लेकर दुश्मन का सामना किया जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पूरे स्पार्टा से सिर्फ 300 सैनिक चुने, लेकिन ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे। इन 300 लोगों में हर एक कई युद्ध लड़ चुका था। हर एक अपनी ढाल और भाले का उस्ताद था, और सबसे बड़ी बात, हर सैनिक का एक बेटा था। ऐसा इसलिए ताकि अगर वह युद्ध में मारा जाए तो उसका परिवार आगे चलता रहे। जब इन सैनिकों को बुलाया गया तो किसी ने यह नहीं पूछा कि दुश्मन कितना बड़ा है। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि वापस लौटेंगे या नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने हथियार उठाए और अपने राजा के पीछे चल पड़े। स्पार्टा की गलियों में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। लोग जानते थे कि यह यात्रा शायद आखिरी यात्रा है। माएँ अपने बेटों को देख रही थीं, पत्नी अपने पतियों को, बच्चे अपने पिता का हाथ पकड़ना चाहते थे। लेकिन स्पार्टा में भावनाओं से ज़्यादा सम्मान की कीमत थी। कहा जाता है कि स्पार्टा की माताएं अपने बेटों से एक बात जरूर कहती थीं, ढाल लेकर लौटना या फिर उसी ढाल पर लौटना, मतलब जीतकर वापस आना या फिर शहीद होकर, लेकिन भागकर कभी नहीं। लियोनिदास अपने 300 स्पार्टनों के साथ निकल पड़े। रास्ते में दूसरे यूनानी नगर राज्यों के सैनिक भी उनसे जुड़ते गए। धीरे धीरे उनकी संख्या कुछ हजार तक पहुंच गई। फिर भी ये सेना फारस की तुलना में बहुत छोटी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, लड़ाई कहाँ लड़ी जाए। अगर खुले मैदान में युद्ध होता तो फारसी सेना चारों तरफ से घेर लेती। ऐसी स्थिति में जीतना लगभग असंभव था। तभी लियोनिदास की नज़र एक जगह पर पड़ी। उस जगह का नाम था थर्मोपाइली। यह एक बहुत संकरा पहाड़ी दर्रा था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ समुद्र। बीच में इतना ही रास्ता था कि एक समय में बहुत कम सैनिक आगे बढ़ सकते थे। यही लियोनिदास की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उन्हें पता था कि यहाँ फारस अपनी विशाल सेना का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। संख्या की जगह अब फैसला करेगा साहस, अनुशासन और युद्ध की कला। जब यूनानी सैनिक थर्मोपाइली पहुंचे तो उन्होंने वही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपनी ढालें जमाईं, भाले तैयार किए और दुश्मन का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल दिखाई दिया। धरती हल्के हल्के कांपने लगी, घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं, हजारों सैनिकों के कदमों की आवाज हवा में गूंज रही थी। फारसी सेना पहुंच चुकी थी। ज़र्क्सीस ने सामने देखा, कुछ हजार यूनानी सैनिक और उनके बीच खड़े थे 300 स्पार्टन। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद यूनानी डरकर भाग जाएंगे। उसने अपने दूत को भेजा। संदेश साफ था, अपने हथियार डाल दो, जान बच जाएगी। दूत ने संदेश सुनाया। सबकी नज़र लियोनिदास पर थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, आकर ले जाओ, बस एक वाक्य। लेकिन उसी एक वाक्य ने यह तय कर दिया कि अब इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक शुरू होने वाली है। ज़र्क्सीस को पूरा भरोसा था कि यह लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। उसे लगता था कि इतने कम सैनिक उसकी विशाल सेना का सामना कर ही नहीं सकते। लेकिन उसने एक गलती कर दी।
उसने सामने खड़े लोगों को सिर्फ संख्या से आंका, उनकी ट्रेनिंग से नहीं। सुबह होते ही फारसी सेना आगे बढ़ी। हजारों सैनिक एक साथ थर्मोपाइली के संकरे रास्ते में उतर गए। उन्हें लगा कि वे यूनानियों को कुचल देंगे, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे सब कुछ बदल गया। स्पार्टनों ने अपनी ढालें एक साथ जोड़ लीं, भाले सीधे सामने कर दिए। अब सामने सिर्फ सैनिक नहीं थे, लोहे की एक चलती हुई दीवार खड़ी थी। फारसी सैनिक पूरी ताकत से उस दीवार से टकराए, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाए। पहली टक्कर में ही दर्जनों सैनिक गिर गए। उनकी जगह तुरंत दूसरे सैनिक आ गए, फिर तीसरे, फिर चौथे, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। स्पार्टनों की पंक्ति 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उनकी लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। वे अकेले नहीं लड़ते थे, हर सैनिक अपने साथ वाले सैनिक की रक्षा भी करता था। अगर किसी की ढाल नीचे होती तो दूसरा उसकी जगह संभाल लेता। अगर किसी का भाला टूट जाता तो पीछे खड़ा साथी तुरंत नया हथियार दे देता। यही अनुशासन उन्हें बाकी सेनाओं से अलग बनाता था। घंटों तक फारसी सैनिक हमला करते रहे, लेकिन संकरा रास्ता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पीछे खड़े हजारों सैनिक सिर्फ इंतजार कर सकते थे, आगे लड़ने की जगह ही नहीं थी। शाम होने तक जमीन लाशों से भर चुकी थी, लेकिन यूनानी मोर्चा अभी भी वहीं खड़ा था। ज़र्क्सीस पहली बार परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम लोग उसकी सेना को कैसे रोक रहे हैं। अगले दिन उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजा। ये थे उसके विशेष सैनिक, जिन्हें लगभग अजेय माना जाता था। उनका नाम था इमॉर्टल्स, फारसी साम्राज्य की सबसे प्रशिक्षित और सबसे भरोसेमंद टुकड़ी। ज़र्क्सीस को पूरा विश्वास था कि अब लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन थर्मोपाइली में कुछ और ही लिखा था। इमॉर्टल्स पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। उनकी तलवारें चमक रही थीं, उनकी ढालें भारी थीं, उनका आत्मविश्वास आसमान पर था। लेकिन सामने फिर वही स्पार्टन खड़े थे। इस बार लड़ाई और भी भयानक थी। भाले टूटने लगे, तलवारें निकल आईं, ढालों पर लगातार वार होने लगे। हर तरफ सिर्फ लोहे की टक्कर की आवाज गूंज रही थी। स्पार्टन सैनिक एक कदम आगे बढ़ते, वार करते, फिर अपनी पंक्ति में वापस आ जाते। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि फारसी सैनिक संभल ही नहीं पा रहे थे। कई बार स्पार्टन जानबूझकर कुछ कदम पीछे हटते। फारसी सैनिक सोचते कि सामने वाले डर गए हैं। वे तेजी से आगे दौड़ पड़ते, और अगले ही पल स्पार्टन पलटकर हमला कर देते। यह उनकी पुरानी युद्ध रणनीति थी, जिसमें दुश्मन खुद जाल में फंस जाता था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। फारसी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। ज़र्क्सीस अब गुस्से से भर चुका था। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े साम्राज्य की ताकत, और सामने खड़े कुछ हजार यूनानी। फिर भी रास्ता बंद था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन है। लेकिन उसी रात, जब यूनानी सैनिक अगले दिन की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी चुपचाप फारसी शिविर की तरफ बढ़ रहा था। उसे थर्मोपाइली का हर रास्ता पता था, और उसके पास एक ऐसी जानकारी थी जो कुछ ही घंटों में पूरी लड़ाई का परिणाम बदलने वाली थी। थर्मोपाइली की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मैदान पर सन्नाटा था। जहां कुछ दिन पहले हजारों सैनिकों की आवाज गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ टूटे हुए हथियार और बिखरी हुई ढालें पड़ी थीं। ज़र्क्सीस आगे बढ़ गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि फारस जीत गया है, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। थर्मोपाइली में लियोनिदास और उनके साथियों ने जो समय खरीदा था, उसी समय ने पूरे यूनान को संभलने का मौका दिया। दूसरे नगर राज्यों ने अपनी सेनाएं तैयार कीं, नई रणनीतियां बनाई गईं। लोगों के मन से डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि फारसी सेना अजेय नहीं है। कुछ समय बाद यूनानियों ने समुद्र में भी फारस को कड़ी चुनौती दी। फिर एक और निर्णायक युद्ध हुआ। इस बार जीत यूनान की हुई। यहीं से फारसी साम्राज्य का सपना टूटने लगा। अगर थर्मोपाइली में स्पार्टन उस दर्रे पर डटकर खड़े न रहते तो शायद यूनान को तैयारी का समय ही नहीं मिलता। और अगर यूनान हार जाता तो हो सकता है दुनिया का इतिहास बिल्कुल अलग होता। आज लगभग 2500 साल बाद भी लोग उस लड़ाई को याद करते हैं। इसलिए नहीं कि वहां सिर्फ 300 स्पार्टन थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें पहले दिन से पता था कि वे शायद कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने ये साबित किया कि किसी युद्ध का फैसला हमेशा सैनिकों की संख्या नहीं करती। कई बार फैसला हिम्मत करती है, अनुशासन करता है, और अपने लक्ष्य के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहने का जज्बा करता है। थर्मोपाइली की लड़ाई हमें एक और बात सिखाती है, हर जीत तलवार से नहीं मिलती। कुछ लोग हारकर भी इतिहास जीत जाते हैं। राजा और उनके साथियों के नाम आज भी दुनिया के सबसे बहादुर योद्धाओं में लिए जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जिसमें सम्मान डर से बड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि 2500 साल बाद भी जब बहादुरी की बात होती है तो थर्मोपाइली का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। क्योंकि कुछ कहानियां समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे हमेशा अमर रहती हैं।